Assalamu alaikum to all of you. This is Asmat Hamid from Drungsumawar. Presently, I am the student of Alpha classes Hanwara. Today, I am in front of you going to deliver a little presentation about biomolecules under the guidance of Mubashir sir. So first of all, let me know you what are biomolecules. As the word bio here indicates living, so here the title suggests that biomolecules are those molecules which are important for biological processes. तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन किया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स वो लाइफलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो वी कैन डिफाइन दैट दीज आर लाइफलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are required for the growth and maintenance of living organisms. Examples are carbohydrates, proteins, vitamins, nucleic acids, lipids, etc. Today we are going to discuss about carbohydrates. What are carbohydrates? As the word carbo here indicates carbon, so these are the hydrates of carbon. तो initially carbohydrates को कैसे define किया गया कि ये होते हैं hydrates of carbon, having general formula that is CxH2OY. तो यहाँ पर carbohydrates को कैसे define किया गया that these are the organic compounds of hydrates of carbon. Having general formula that is CxH2OY. इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल्स में समझते हैं. तो हमने क्या कहा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैविंग जनरल फार्मूला दैट इज CxH2OY. अगर सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज C6H12O6. तो अगर हम ग्लूकोज को इस फार्मूला में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो होगा 6 बिकॉज x here represents number of carbon atoms and y represents number of water molecules. तो x का वैल्यू यहाँ पर 6 होगा क्योंकि कार्बन एटम्स यहाँ पर 6 हैं एंड y का वैल्यू जो होगा वो होगा 6 बिकॉज ऑक्सीजन एटम 6 है एंड हाइड्रोजन एटम 12 है. तो यहाँ पर आएगा C6 and H2O6 दैट इज C6H12 and O6. तो यहाँ पर ग्लूकोज इस फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, सो ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट. सिमिलरली इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सक्रोज हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22 and O11. तो यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो होगा 12 एंड y का वैल्यू जो होगा वो होगा 11. तो अगर हम यहाँ पर सक्रोज को इस फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे तो आएगा C12 and H2O11 that is C12H22O11. तो सक्रोज भी यहाँ पर इस फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है या हम कहेंगे इस फार्मूला को सेटिस्फाई करता है. सो सक्रोज इज ए कार्बोहाइड्रेट. नाउ इस डेफिनेशन की यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आई. व्हाट आर दीज एक्सेप्शंस? लेट अस सी इट. तो ये एक्सेप्शंस क्या थी? इट वॉज सिंपली दैट देयर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच सेटिस्फाई द सिमिलर क्राइटेरिया बट आर नॉट केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स बट डज नॉट सेटिस्फाई विद दिस फार्मूला. एग्जाम्पल अगर हम लेंगे एसिटिक एसिड की हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH. अगर हम यहाँ पर एसिटिक एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा 2 बिकॉज कार्बन एटम्स यहाँ पर 2 प्रेजेंट है एंड y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2. तो यहाँ पर आएगा C2 and H2O2 that is C2
H4 एंड O2। तो अगर हम इस फार्मूला को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कार्बन एटम्स 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, एंड हाइड्रोजन एटम्स 4 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम्स 4 हैं, एंड ऑक्सीजन एटम्स 2 हैं। तो एसिटिक एसिड यहाँ पर इस फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, बट एसिटिक एसिड इज नॉट केमिकली ए कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रेमनोस, having a molecular formula that is C6H12 and O5। तो अगर हम यहाँ पर रेमनोस को इस फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा 6 एंड y का वैल्यू आएगा 5, दैट इज C6H2O5, दैट इज C6H10 एंड O5। तो यहाँ पर जो रेमनोस की फार्मूला आती है वो है C6H10 एंड O5, बट रेमनोस की मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो है C6H12O5। तो यहाँ पर रेमनोस इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता है, बट रेमनोस इज केमिकली ए कार्बोहाइड्रेट। तो ये थी इस इनिशियली जो इस कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन किया गया इस डेफिनेशन से, ये इस डेफिनेशन की कुछ एक्सेप्शंस थे। नाउ देयर कम्स ए मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज दैट? लेट्स सी इट। What is the modern definition of carbohydrates? It was simply that carbohydrates are optically active compounds which are polyhydroxy aldehydes or ketones, or such compounds which on hydrolysis give these units. तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन किया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन कंपाउंड्स होते हैं? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा सकते हैं, ईदर क्लॉकवाइज दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज दैट इज लीवो रोटेटरी। नाउ व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज सिंपली दैट लाइट which is composed of only one wavelength, whereas the normal light is composed of various wavelengths। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और इनमें मैनी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं, और इनमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो या तो अल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है, या ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो ऑन हाइड्रोलिसिस हमें ये कंपाउंड्स देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? दैट दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। What are optically active compounds? Optically active compounds वो होते हैं जो PPL को रोटेट करा सकते हैं। Second one that they are polyhydroxy aldehydes और ketones। इनमें मैनी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप होंगे, और मेन फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइड होगा दैट इज CHO, या तो कीटोन होगा दैट इज C डबल बॉन्ड O। These carbohydrates are also called as saccharides। Saccharide is derived from a Greek word saccharum, which means sugar unit। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कह सकते हैं। सपोज इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज हियर, तो ग्लूकोज को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया गया? दैट वाज CHOH4 एंड CH2OH।
अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, बिकॉज इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो है 5 और इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो है अल्डिहाइड और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि ये इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। Now let's move towards the classification of carbohydrates. The classification which we are going to discuss today, that is on the basis of hydrolysis or number of carbon atoms present in them. So the classification is on the basis of hydrolysis. First one is monosaccharides. So as the word mono here indicates one, तो ये जो monosaccharides होते हैं ये simplest carbohydrates होते हैं because ये बने होते हैं only one sugar unit के and they can't be further hydrolyzed. There are 20 naturally occurring monosaccharides and these monosaccharides contain up to 6 carbon atoms. Example is glucose, fructose, ribose, etc. etc. Now second one is oligosaccharides. तो ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ऑन हाइड्रोलिसिस हमें 2 to 10 तक के मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देते हैं। Depending upon the number of sugar units they give, they are classified into three types. First one is disaccharides. So as the word di here indicates 2, तो ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो अपॉन हाइड्रोलिसिस हमें 2 सेम या 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। एग्जाम्पल इज सक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस, एटसेट्रा। तो अगर हम यहाँ पर सक्रोस की हाइड्रोलिसिस देखेंगे कि सक्रोस हमें हाइड्रोलिसिस पे क्या यूनिट्स देते हैं, दैट इज 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. What is the difference between glucose and fructose? That is, the glucose contains main functional group aldehyde and fructose contains main functional group ketone. Otherwise they have the same molecular formula, that is C6H12O6. अगर हम माल्टोस की यहाँ पर हाइड्रोलिसिस देखेंगे तो माल्टोस अपॉन हाइड्रोलिसिस हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है। सेकेंड वन इज ट्राइसैकेराइड्स। सो एज द वर्ड ट्राई हियर इंडिकेट्स 3, तो ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो अपॉन हाइड्रोलिसिस हमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। एग्जाम्पल इज रेफिनोस, having molecular formula C18H32 and O16. Now third one is tetrasaccharide. It's last type of this oligosaccharide. So जैसा कि हमें टेट्रा वर्ड से ही पता चलता है, टेट्रा मीन्स 4, तो ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो अपॉन हाइड्रोलिसिस हमें 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देगा। एग्जाम्पल इज स्टैकियोस, having molecular formula C24, H42 and O21. Now the third and last type of this classification is polysaccharides. पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो अपॉन हाइड्रोलिसिस हमें मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। सो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स।
तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा. दैट इज़ वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमेरिक कंपाउंड्स. Example is starch, cellulose, galactose, etc. तो हमने इस क्लासिफिकेशन में क्या देखा, ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. First one is monosaccharides, that is they are simplest carbohydrates because they contain only one sugar unit or single sugar unit. Second one is oligosaccharides. These are those carbohydrates which on hydrolysis give 2 to 10 monosaccharide units. इनमें जो टाइप्स हैं वो हैं, फर्स्ट वन इज डाइसैकेराइड, दैट इज ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो अपॉन हाइड्रोलिसिस हमें 2 शुगर यूनिट्स देंगे और मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे. सेकेंड वन इज ट्राइसैकेराइड, दैट आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स. एंड थर्ड वन इज टेट्रासैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 4 these monosaccharide units. And the last type is polysaccharides, that are those carbohydrates which on hydrolysis give more than 10 monosaccharide units. It was all about my today's lecture. Thank you very much.